तो हम लोग यहाँ तो क्वेश्चन ख़त्म कर चुके थे, 2 नंबर तक हो गया था लघु उत्तरी का। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं? पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराना है तो इससे बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इसको हम लोग यहीं लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है Ca, वो इधर उल्टा साइड लिखते नहीं बन रहा है, एक मिनट, इधर लिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो लगाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस साथ में बन रहा है जल H2O। अब कह रहा है इसको संतुलित करना है। अगर पहले संतुलित होगा तो ठीक है, नहीं संतुलित होगा तो हम लोग संतुलित करेंगे। चलिए, तो CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca देख रहे हैं कैल्शियम जो है 1 है, इस साइड भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। O है इधर 2 और 2 4, O अगर देख रहे हैं तो O 3 है इधर और एक 4 है, ठीक। H देखते हैं 2 है इधर, H भी इधर 2 है, तो ये पहले से ही संतुलित है, ठीक। अगला देखो, फिर कह रहा है जिंक का सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से बनाना है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag, इसको करना है संतुलित। तो इसे संतुलित करते हैं। देखिए जिंक इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है, ठीक है। Ag इस साइड 1 है, Ag भी इस साइड 1 है, ओके। NO3 अगर देखा जाए तो इस साइड 1 है, लेकिन इस साइड देखा जाए तो 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पूरे के पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर NO3 तो 2 हो जाएंगे, लेकिन Ag 1 ही रह जाएगा, तो इस Ag को भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो गया संतुलित हो गया, ओके। नोट कर लिए। आगे देखो, फिर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन N2 और प्लस H2, इससे बनाना है अमोनिया। अमोनिया क्या होती है? NH3। देखते हैं इस साइड अगर इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं N इस साइड 2 है, N इस साइड 1 है, तो हम इसको कर देते हैं 2 से गुणा, तो N हो गए 2। लेकिन H की बात की जाए तो 2 आगे और 3 पीछे, तो 3 दूना 6, ये 2 ही है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये तुम्हारा बन जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनेगा अमोनिया, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 की क्रिया कराना है सोडियम सल्फेट से। तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराना है सोडियम सल्फेट से। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इससे रिएक्शन करा के हमें बनाना है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस सोडियम क्लोराइड कौन होता है? NaCl। चलिए इसको संतुलित करते हैं। Ba 1 है, ओके। Cl इस साइड 2 है, Cl इस साइड 1 है, यहाँ पर गड़बड़ कर गया, तो यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको करा दो 2 से गुणा। 2 से जैसे गुणा करेंगे तो Cl जो हो गया 2 हो गया, अच्छा Na भी 2 हो गया, SO4 1 है, SO4 1 है, तो ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या, इतने ही थे, ओके। तो हम लोगों ने लघु उत्तरी के 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अगला देख, अगला क्वेश्चन लघु उत्तरी का अगला क्वेश्चन ये रहा चौथा। ये वही रासायनिक समीकरण लिखी हुई है जो भी पीछे हम लोगों ने लिखा था। चलिए
चौथा देखो क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखना है। किसके किसके? पहला कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, या इसी को हम लोग बोलते हैं पुट्टी। तो पुट्टी का उपयोग जो होता है, पहला तो हम लोग खिलौने बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सजावट के सामान, सजावट के जैसे मूर्ति वगैरह हो गई, गमले वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए, सतह को चिकना मतलब दीवारों पर हम लोग पुट्टी करवाते हैं। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डी जब टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर कराया जाता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला कह रहा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पहला कहा गया वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए। विरंजन का मतलब होता है, विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना। तो रंगों को उड़ाने के लिए गंदा कपड़ा है, उस पर विरंजक चूर्ण डाल दिया जाएगा तो उसका रंग उड़ जाएगा। तो जो सफ़ेद कपड़े हैं, सफ़ेद कपड़े में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ओके। कागज़ उद्योग में, कागज़ को भी सफ़ेद बनाने में किया जाता है। लकड़ी के मज्जा और लाउंड्री में साफ, लाउंड्री वही है जो कपड़े की सफाई होती है, लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। जैसे बहुत बड़ी टंकी है, तो जिस शहरों में बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी होती हैं, नलियाँ हैं, तो वहाँ से पाइपों द्वारा जो जल है वो घरों तक पहुँचता है। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है, जो टंकी होती है, टंकी में मेन जो टंकी होती है वहाँ पर विरंजक चूर्ण को डाल दिया जाता है, तो सभी नलियों में होकर के निकल जाता है और वो साफ हो जाते हैं। ओके। और क्या कह रहा है? रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ओके। अगला आगे बढ़ो। अगला कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर, पेट की अम्लीयता दूर करने में, ठीक, और अग्निशामक यंत्रों में, बेकरी उद्योग में, ब्रेड वगैरह फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा, खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण तुमको लिखना है? तो पहला क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, नीचे सारी जगह मिल जाए। अगला कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो .12H2O को अगर इसमें जल मिलाएंगे तो फिर से बन जाता है जिप्सम। ये जिप्सम से ही बना होता है। अगर जिप्सम को हम गर्म कर देते तो इसके 1.5 अण जल के 1.5 अण उड़ जाते हैं। 1.5 अणु जल के उड़ जाएंगे तो फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ओके। अगला कह रहा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त जलीय विलयन में NH3 और CO2 प्रवाहित की जाती है। तो NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर बनता है अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl प्लस NaHCO3। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की Cl2 गैस से अपक्रिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किससे कराई जाती है? Cl2 से क्रिया कराते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की Cl2 से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। यही है विरंजक चूर्ण। ऊपर हम लोग अभी विरंजक चूर्ण, अभी इसके हम लोग उपयोग पढ़ रहे थे। ओके। और साथ में बनता है जल। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर बताओ। तो ऊष्मा क्षेपी में वो अपक्रिया होती जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा क्षेपी वह अपक्रिया होती जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे ये हो गया मेथेन।
मेथेन को अगर क्या किया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में बनती है ऊष्मा, इसलिए बन गया ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती वो बोलते हैं ऊष्माशोषी। ओके, चलिए इसी अभिक्रिया को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं। वो कौन सी अभिक्रिया है? इसी को दहन अभिक्रिया। जब हम लोग अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक वाला, कार्बन तथा उसके यौगिक वाला, तो उसमें दहन अभिक्रिया में भी यही रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक, चलिए ऊष्माशोषी हो गया, सॉरी ऊष्माक्षेपी हो गया। अब हम लोग आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कराएगी। तो जैसे ऊष्मीय अपघटन में भी यही अभिक्रिया लिख सकते हो। तो एक ही रिएक्शन को कई जगह आप लिख सकते हो, तो इसको बस आपको सही से याद करना है। बार बार कई सारे रिएक्शन अलग अलग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप लोग ऊष्मीय अपघटन पढ़े होंगे पीछे, तो ऊष्मीय अपघटन में भी इसी अभिक्रिया को लिख सकते थे। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा बनेगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा संक्षारण। संक्षारण भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की दो विधियां लिखें। एक इस तरीके से पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया संक्षारण के बारे में। ओके, तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2019 में पूछा गया था। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा उपायों को लिखिए। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण वही जो लोहे पर जंग लगना होता है। कहा गया कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, वायु, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। संक्षारित का मतलब कह सकते हो, संक्षारित का मतलब यह है धीरे धीरे वो गलने लगती है। तो धीरे धीरे जब वो गलने लगती है तो इसी को बोलते हैं संक्षारण, अर्थात वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती, इस प्रक्रिया को बोला जाता है संक्षारण। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। यहाँ से एमसीक्यू पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है, तो ध्यान रखना काली परत चढ़ती है। ओके, कापर पर कैसी परत चढ़ती है, तो कापर जो होता है उस पर हरी परत चढ़ती है। ओके, फिर क्वेश्चन इसने पूछा है कि इसको बताओ संक्षारण से बचाने के उपाय। तो संक्षारण से हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, देखो बताया गया है संक्षारण से बचाने के उपाय। तो संक्षारण को रोकने या संक्षारण से किसी धातु को बचाने के उपाय क्या है? पहला है यसद लेपन। ये अलग से टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है कि यसद लेपन क्या होता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो यसद लेपन इस विधि द्वारा लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाए। यसद लेपन का मतलब होता है कोई भी धातु है तो धातु पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाएगी तो उसे बोलते हैं यसद लेपन। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट द्वारा इस विधि में लोहे की वस्तु पर पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतह वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना रहे। ओके, अगला कह रहा है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हाइड्रोजनीकरण, तो निकेल या पैलेडियम, निकेल या पैलेडियम, पैलेडियम मतलब Pd, निकेल का मतलब Na। तो निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में हाइड्रोजन गैस का जोड़ कर दिया जाता तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने उठा लिया एथीन। एथीन को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा एथेन। अर्थात एल्केन, कोई भी एल्केन अगर हम ले लेते हैं, कोई भी एल्केन ले लेते हैं, एल्केन श्रेणी का कोई भी यौगिक ले लेंगे और उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि तुम एथीन ही उठाओ, एल्केन श्रेणी का ले लेंगे, एल्कीन श्रेणी का ले लेते हैं, एल्कीन श्रेणी का अगर ले लेते हैं उसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये तुम्हारा बना लेता है एल्केन। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। यही अभिक्रिया तुम अभी जिस कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही अभिक्रिया लिख सकते हो। देखो
20 में भी पूछा गया है, 21 में पूछा गया और 23 में पूछा गया। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। उपयोग कहाँ है इसका, उपयोग कहाँ है, हाँ, औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उपयोग इसका महत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग वनस्पति तेल कोई भी होता है, वनस्पति तेल को अगर हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन उसमें मिला देते हैं निकल की उपस्थिति में, तो वही बन जाता है घी। तो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो बन जाएगा घी। ओके, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, 2017, 19, 20, 23 में पूछा गया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे CuO और H2 मिला तो Cu + H2 बना। इस वाले तुम में कोई भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो, ये भी रासायनिक समीकरण है, ये वाली भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो। इसमें जो भी तुमको एग्जाम्पल वहाँ पर याद हो रासायनिक समीकरण का, हाइड्रोजनीकरण हो, संयोजन अभिक्रिया हो, वियोजन अभिक्रिया हो, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, वो पूरा का पूरा इसमें तुम लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यही तुम लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपचयन। अपचयन अथवा रेडॉक्स, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं? निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिएक्शन दिया गया है कि इसमें आपको बताना है कि कौन उपचयित हुआ है, कौन अपचयित हुआ है। ओके, इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ओके, तो इसको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। इसी क्वेश्चन को और भी कई तरीके से पूछा गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है और उसमें बताना कौन अपचयित हुआ है, कौन उपचयित हुआ। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण कह सकते हो, उपचयित को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता, वही चीज़ है, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CuO, जो यहाँ पर पीछे रिएक्शन था, CuO और हाइड्रोजन से बना है Cu + हाइड्रोजन। तो CuO में से देखो हाइड्रोजन निकल गया है, तो जिसमें से हाइड्रोजन निकलता उसका होता है अपचयन। ठीक, इसी को बोल सकते हो हाइड्रोजनीकरण। एक मिनट, सॉरी। ठीक, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकला है उसको बोलते हैं अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है वो होता है उपचयन। जैसे इसमें भी देख रहे हैं ZnO में, तो ZnO से O निकल गया है, सिर्फ रह गया है Zn, जिंक रह गया, तो इसका हुआ है अपचयन। लेकिन कार्बन में जुड़ गया, इसलिए इसको बोलेंगे उपचयन। ओके, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक को चुनिए। कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है? तो यहाँ पर दो रिएक्शन दिए गए हैं। तो जैसे लिखा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 बना है 3S और H2O। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, H2S और SO2, तो H2S जो है वो अपचायक है और SO2 जो है वो ऑक्सीकारक है। ओके, I2 और H2S में से S बना और 2HI बना, तो इसमें I2 जो है वो ऑक्सीकारक है और H2S जो है वो अपचायक है। ओके, आगे बढ़िए। आगे एक क्वेश्चन आ गया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर होता है? तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर होता है? तो देखिए, एक तो अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है।
क्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ऊष्मा शोषी में क्या होगा, इस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा। ओके, इस अपक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में कमी होती है और इस अपक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में वृद्धि होती है। तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए इसमें ऊष्मा कमी हो जाएगी। ये ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, इसलिए ऊष्मा बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा बनेगी, इसलिए इसमें क्या हो, ऊष्मा उत्सर्जित। जैसे कोयला है, कार्बन का मतलब कोयला, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वहाँ से हमको गर्मी मिलेगी। तो जो गर्मी मिलेगी मतलब ऊष्मा प्राप्त हुई है। ओके, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या है, जैसे बर्फ है तो बर्फ ठोस अवस्था में, जब उसको गर्म करेंगे तभी तो जल बनेगा। तो बर्फ ऊष्मा आसपास वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित करके धीरे धीरे पिघलती रहती है, तो द्रव अवस्था में बदलती रहती, इसलिए इसको बोला गया ऊष्मा शोषी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। अभी पीछे आया था रासायनिक समीकरण क्वेश्चन था, यह रासायनिक अभिक्रिया है। कह रहा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें। एक होती भौतिक अपक्रिया, एक होती है रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक अपक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया में तुम ये वाला एग्जाम्पल लिखो, चाहे ऊपर C+O2 वाला एग्जाम्पल लिखो, कोई एक आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो चलो यहाँ पर दिया है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से मिलकर के ये बना लिया है। हालांकि मैं अगर पूछूं क्वेश्चन ये कौन सी अपक्रिया है, ये अगर इसका आपको पता है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन सी अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है कि वियोजन मतलब अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए तथा यह कितने प्रकार की होती। तो अभी बढ़ाया गया, ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं अपघटन। एक तो होता है ऊष्मीय अपघटन, एक होता है प्रकाशीय अपघटन और एक होता है वैद्युत अपघटन। ओके, तो क्या बताया गया, वही अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक, भिन्न भिन्न अगर ना याद रह जाए तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना, वह अपक्रिया जिसमें एक उत्पाद से 2 या 2 से एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन? वियोजन एक प्रकाशीय वियोजन भी होता है, तापीय वियोजन भी होता है और वैद्युत वियोजन भी होता है। ओके, प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश की जरूरत होगी, प्रकाश से ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा मिलेगी। तापीय वियोजन में हमें हीट अलग से देनी पड़ेगी और वैद्युत वियोजन में बिजली से काम चलेगा। ओके, एक एक के बारे में समझते हैं। पहला बताया गया प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा, प्रकाश, नाम ही है प्रकाश, तो वह अभिक्रिया जिसमें वियोजन होने के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता। अब प्रकाश की ऊर्जा का मतलब ये घर वाली लाइट की बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा है। इसको लिखना चाहिए था सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती, तो इस प्रकार के अपक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं, जैसे AgCl। तापीय वियोजन में हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो जैसे याद कीजिए अभी कैल्शियम कार्बोनेट वाला आ गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करते हैं तो 2 भागों में ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो तापीय वियोजन होता है। तो वही लिखा, वह क्रिया जिसको वियोजित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रिया को तापीय वियोजन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन कौन सी क्रिया को कहेंगे, कह रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वैद्युत धारा का, बिजली का उपयोग करके वियोजन किया जाता है। तो जैसे जल, तो जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते होंगे, तो जैसे देखा होगा जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जो होती हैं वो दोनों की दोनों
पृथक होने लगती है, गैस के रूप में अलग हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उपचयन अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उपचयन अपक्रिया क्या है? तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ओके, तो इसमें वही वाला देख सकते हो सी और O2 वाला, तो CuO2 वाला देख रहे हो, सी और O2 मिलकर के CuO बना ले, कॉपर ऑक्साइड, तो ये बनाए कॉपर ऑक्साइड, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड बना है। ओके, अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में इसने पूछा है कि वियोजन अपक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं वैद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ओके, तो पहला कह रहा है वही ऊपर पीछे ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, पीछे ऊपर क्वेश्चन क्या था? ऊपर क्वेश्चन यही तो था, ये देखिए कि जब हम लोग वियोजन अपक्रिया लिख रहे हैं तो वियोजन बताया गया था 3 प्रकार से हो सकता है, प्रकाशीय, तापीय और वैद्युत वियोजन। ओके, अब यहाँ पर वही पूछ रहा है कि सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना है, तो यही वाले एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। प्रकाशीय वियोजन में AgCl को लिख सकते हो, तापीय वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट को लिख सकते हो, और विद्युत वियोजन में H2O को लिख सकते हो। यही पूरा बताया गया है कि वियोजन अपक्रियाओं में जिनमें से ऊष्मा, प्रकाश एवं वैद्युत। अब ये वाला तुमको क्यों याद करोगे? एक ही याद रखो ना। यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ये ना लिखो, ये ना याद करो, ये ना याद करो, जो ऊपर लिखा है एक याद कर लो, वही बार बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर हो गया 16, ये नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 16। 17 देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? बताया गया कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस साइड अभिकारक होता है, इस साइड होता है अभिकारक, और इस साइड होता है उत्पाद। तो जिधर अभिकारक और उत्पाद जब बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ये बताओ निम्नलिखित अपक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है फिर से। तो पहला कह रहा है जिंक की रिएक्शन कराया गया है सिल्वर नाइट्रेट से, तो जिंक नाइट्रेट बना है और Ag बना है। ठीक, तो ये पीछे पूरे हो चुके हैं, मैग्नीशियम वाला पूरा हो चुका है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर देखो 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है? 19 में पूछ रहा है आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है। तो कह रहा है नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, ये प्रबल अम्ल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पर बनाया गया है कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और H2O बनेगा। अगला पूछ रहा है सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 को किस में मिलाया जाता है? बेरियम सल्फेट में मिलाया जाता है, तो ये बनता है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अगला है लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनता है PbO, लेड ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ओके,